गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जो था कि द बेयर लॉस्ट हिज टेल। हाउ द बेयर लॉस्ट हिज टेल, कि बेयर ने जो अपनी टेल कैसे खो दी थी। ठीक है, ये चैप्टर चल रहा था और चैप्टर आपको रीड करवा चुकी हूँ मैं, जिसमें एक बेयर होता है, उसे अपनी टेल पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है और वो हमेशा उसकी तारीफ़ें करता रहता है। तो सभी एनिमल्स उससे डरते भी हैं क्योंकि उसके पास में शार्प पाज एंड क्लास होते हैं। और एक दिन एक फॉक्स जो है उसे बेवकूफ़ बनाती है और जिसकी वजह से उसकी टेल जो है टूट जाती है, क्योंकि वो बर्फ़ के अंदर फ्रोज़न हो जाती है। दैट्स वाई उसकी टेल जो है वो टूट जाती है और तब से बेयर्स की टेल नहीं होती है या फिर छोटी होती है। ठीक है, तो हम उसके वर्डनिंग्स कर चुके थे, ग्लॉसरी जिसे कहते हैं वो कर चुके थे और टिक द करेक्ट वन कर चुके थे। आज जो है हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बाकी जो एक्टिविटी है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। व्हाट मेड द बेयर सो प्राउड ऑफ हिज टेल। व्हाट मेड द बेयर सो प्राउड ऑफ हिज टेल, यानी कि बेयर को अपनी टेल पर ऐसा क्या था, उसकी टेल में ऐसा क्या था, उसकी पूंछ में, जिससे उसको घमंड होता था। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है ये। इन द बिगिनिंग बियर हैड अ लॉन्ग बशी टेल ऑफ विच ही वॉज क्वाइट प्राउड। यानी कि जब बिगिनिंग, शुरू में, जब ये पहले की बात है, इसकी टेल के टूटने से पहले की बात है कि जब बेयर के पास में एक लॉन्ग, लंबी सी बशी, यानी एक अच्छी सी बशी, मतलब फर वाली सी टेल थी, जिसकी वजह से उसे उस पर प्राउड होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है हमें। वाई वर द अदर एनिमल्स अफ्राइड ऑफ द बेयर। जो दूसरे एनिमल्स थे वो बेयर से डरते क्यों थे, रीज़न क्या था? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रीज़न यही था कि उसके पास शार्प पाज एंड क्लास थे, जिसकी वजह से एनिमल्स को उनसे डर लगता था। तो देख लीजिए, द अदर एनिमल्स वर अफ्राइड ऑफ द बेयर बिकॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग पाज एंड द पाज हैड शार्प क्लास। यानी कि जो दूसरे एनिमल्स थे वो उससे डरते थे क्योंकि उसके पास में स्ट्रॉन्ग, मजबूत पास थे, और जो मजबूत पास थे उसके उस पे शार्प क्लास थे, तीखे तीखे नाखून जो होते हैं ना एनिमल्स के, वो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, प्लस लर्न भी करने हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फॉक्स टेल द बेयर अबाउट हाउ ही कॉट द पाइल ऑफ फिश। देखिए कि मैंने आपको बताया अभी कि फिश, फॉक्स जो है वो बेयर को बेवकूफ़ बनाती है। बेयर को बेवकूफ़ कैसे बनाती है कि उसके पास एक पाइल ऑफ फिश होता है, तो बेयर उससे पूछता है, क्योंकि बेयर को फिशेस खाने का शौक होता है, तो बेयर उससे पूछता है कि भाई तुमने ये इतना सारा पाइल ऑफ फिश जो है तुम्हारे पास, इतनी सारी फिशेस कहाँ से लाई तुम। तब उसे फॉक्स बेवकूफ़ बनाने के लिए कहती है कि मैंने तो यहाँ बर्फ़ के अंदर हॉल किया था और उसके अंदर अपनी पूंछ डाल के बैठ गई थी, और जैसे ही फिश जो बाइट करने लगी मैंने उसे फटाफट से बाहर निकाल लिया। इस तरह की बात उसने उसे बताई थी। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है कि फिश ने कैसे क्या बताया था उसे कि उसने पाइल ऑफ फिश कैसे मिला। द फॉक्स टोल्ड द बेयर दैट ही यूज्ड हिज टेल टू कैच द फिश। फॉक्स ने बताया कि उसने तो अपनी टेल का यूज़ किया है फिश को प्राप्त करने के लिए, and told him that he cut a hole through the ice and put his tail into the water. He also told that when a fish grabbed his tail, he pulled his tail out and the fish came too. कि उसने बताया कि जैसे उसने एक बर्फ के अंदर एक होल किया है, उस होल के अंदर उसने अपनी पूंछ को डाल दिया है, और जैसे कोई फिश उसकी पूंछ खाने लगती थी तो उसको वो फटाफट से बाहर निकाल लेती थी और साथ में फिश भी बाहर आ जाती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, हाउ डिड द फॉक्स हेल्प द बेयर कैच फिश। फॉक्स ने कैसे हेल्प की बेयर की फिश को कैच करने में। तो देखते हैं क्या किया था उसने। द फॉक्स टोल्ड हिम दैट ही मस्ट सिट
डाउन विद हिज बैक टू द, फॉक्स ने उसे बताया कि तुम्हें बैठना होगा अपनी बैक कमर करके, किस तरफ, हॉल की तरफ अपनी कमर को करके, एंड प्लेस हिज टेल इनटू द वाटर, और अपनी टेल को पानी में डालना होगा. यू व्हेन यू फील अ फिश बाइट क्विकली पुल आउट योर टेल एंड फिश विल बी कॉट. कि जैसे तुम्हें फिश बाइट फील हो, तुम्हें लगे कि तुम्हारी पूंछ को किसी ने पकड़ा है, तो तुम्हें फटाफट से क्या करना है कि अपनी टेल को खींचना है और बाहर निकालना है, जिसके साथ में फिश भी बाहर आ जाएगी, फिश भी पकड़ी जाएगी. तो इस तरह उसने मतलब उसकी हेल्प की थी, एक तरह से उसे बेवकूफ़ बनाया था और एक तरह से मतलब बेयर को लग रहा था कि वो मैं उसकी मदद कर रही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट हैपेंड व्हेन द बेयर वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप. देखिए क्या हुआ था कि जब बेयर हॉल में अपनी फिश टेल को डालकर बैठ गया था, तो उसके बाद में जैसे पूरा दिन निकल गया था, तो उसे फिश का ग्रैब कोई फील नहीं हुआ था, तो उसको नींद आने लग गई. तो जब वो सो गया, वहीं बैठे बैठे वो सो गया, और जब वो नींद से जागा तो देखिए क्या हुआ उसके साथ में. व्हेन द बेयर वॉक अप, जब बेयर उठा, ही फेल्ट समथिंग होल्डिंग हिज टेल, कि किसी ने उसकी टेल को पकड़ा हुआ है. ही थॉट इट वॉज अ फिश, उसे लगा कि ये फिश है. ही ट्राइड टू पुल हिज टेल आउट ऑफ द वाटर, उसने ट्राई किया कि वो पानी से अपनी टेल को बाहर निकाल सके, बट हिज टेल डिड नॉट मूव, लेकिन उसकी टेल हिल नहीं रही थी. एंड द फ्रोजन टेल ब्रोक ऑफ, और उसकी जो फ्रोजन टेल थी, जो टेल जो जम गई थी, वो टूट गई. देखिए क्या हुआ था कि रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी. ठंड के कारण क्या हुआ, जो पानी था, पहले तो जहाँ उसने टेल अपनी हॉल, जिस हॉल में डाली थी, वहाँ पानी था, लेकिन जैसे ही रात को ठंड बढ़ने लगी तो पानी क्या है, फ्रीज होने लगा, जमने लगा, और जमने लगा तो उसमें उसकी टेल भी जो है फ्रीज हो गई. और जब उसने झटके से बाहर निकालने चाहा, तो जो टेल है, जो फ्रोजन हो चुकी थी, जम चुकी थी, वो ब्रोक ऑफ हो गई, टूट गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर द फॉक्सेस क्लेवरनेस, फॉक्स की क्लेवरनेस से पहले, स्मार्टनेस से पहले, द बेयर शार्प पास एंड क्लास वन नो मैच. बेयर के शार्प पास और क्लास का कोई मैच नहीं था, यानी कि उसके सभी शार्प पास और क्लास से डरते थे. डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज राइट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है और आपको अपने रीजन देने हैं, तो देख लीजिए. यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट बिकॉज बिफोर द फॉक्सेस क्लेवरनेस, फॉक्स की क्लेवरनेस से पहले, द अदर एनिमल्स वर अफ्रेड टू मेक हिम एंग्री. दूसरे एनिमल्स को डर लगता था उसे गुस्सा दिलाने में, उसे ये कहने में कि हमारी पूंछ भी सुंदर है, लंबी है, बशी है, ये सब कहने में. ठीक है, क्योंकि जब वो प्राउड फील करता था अपनी टेल पर, सबको बताता था अपनी टेल के बारे में, तो दूसरे जो है वो सिर्फ सुनकर रह जाते थे. ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं. आगे देखते हैं क्या दिया गया है. नो योर वैल्यूज. द बेयर्स प्राइड led to the loss of his tail. Do you agree? What lesson did you learn from the story? तो क्या बोल रहा है, देखिए ये कि बेयर्स प्राइड led to the loss of his tail, यानी कि जो बेयर का घमंड था, उसकी वजह से उसने अपनी पूंछ को खो दिया. क्या ये सही है? What lesson did you learn from the story? हाँ, बिल्कुल सही है कि बेयर ने अपने घमंड के कारण ही अपनी पूंछ को खो दिया था, क्योंकि जब फॉक्स ने बोला कि मैंने अपनी पूंछ से ये सारी फिशेस बाहर निकाली है, तब उसने बोला था बेयर ने कि हाँ, मेरी पूंछ तो तुमसे भी ज़्यादा लंबी है, यानी मैं ज़्यादा फिश कैच कर पाऊँगा तुमसे. तो उसको जो ये प्राइड था, उसकी वजह से उसकी जो टेल है वो ब्रेक ऑफ हो गई थी और टूट गई थी, उसने अपनी टेल को खो दिया था. और लेसन जो मिला हमें, ये मिला कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर प्राइड यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए. ठीक है, जो भी चीज़ें हमें भगवान से मिली है, हमें उन पर उनका सही यूज़ करना चाहिए, ना कि उन पर प्राइड करना चाहिए, घमंड करना चाहिए और दूसरों को शो ऑफ करना चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज दी हुई है. ग्रामर. देखिए ग्रामर का कुछ पोर्शन दिया हुआ है आपको, और ग्रामर के पोर्शन में जो दिया हुआ है वो है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आपने लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं, ए एंड द, यानी कि दो टाइप के आर्टिकल होते हैं आपके, एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होता है. डेफिनेट द आर्टिकल होता है और इनडेफिनेट होता है ए और एन. ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज दी गई है वो ए और एन से रिलेट करती है. चलिए देखते हैं, रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है.
वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द वोवल साउंड। हम एन का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ वोवल साउंड से कोई वर्ड जो है शुरू होता है वहाँ हम एन का यूज़ करते हैं। और वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। और ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ वर्ड की शुरुआत जो है कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखना, हमेशा ए और एन का यूज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन्स के लिए किया जाता है। ओके, सिंगुलर नाउन्स के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। वोवल साउंड हो तो हम एन का यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए का यूज़ करेंगे। वोवल साउंड आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू, यानी हिंदी वोवल अगर आप देखते तो अ से लेके अह तक का जो भी साउंड आता है वो वोवल साउंड है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट अ बेयर। बेयर, बेयर में देखिए फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? बेयर, ब का साउंड आ रहा है तो हमने क्या लगाया? ए। एन एनिमल, एनिमल जब हम बोलते हैं तो एन, एनी, एनी, ए का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं उससे पहले? एन का। कोल्ड, कोल्ड में सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, क का साउंड आ रहा है तो हमने ए का यूज़ किया। एंड ईजी, ईजी में ई का साउंड आ रहा है तो हमने एन का यूज़ किया। ओके, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो देखिए आप, कंप्लीट द सेंटेंस विद ए और एन। हमें ए और एन का यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। शी रोट डैश लॉन्ग लेटर टू हर अंकल। हमें ब्लैंक के जस्ट बाद में जो लेटर दिया हुआ है, जो वर्ड दिया गया है, उसको देखना होगा उस वर्ड का जो फर्स्ट साउंड है वो कैसा आ रहा है? लॉन्ग। लॉन्ग में जो फर्स्ट साउंड वो किसका आ रहा है? ल का आ रहा है। ल क्या है? कॉन्सोनेंट है या वोवल है? ल जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने उससे पहले क्या यूज़ किया है? ए को यूज़ किया है। नंबर 2 देखिए, शबनम वेंट फॉर डैश स्विम। स्विम में फर्स्ट साउंड किसका आ रहा है? स का आ रहा है। स का साउंड आ रहा है। स क्या है? कॉन्सोनेंट है या वोवल है? स कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? ए। नंबर 3, आई एट डैश बनाना। बनाना, बनाना में फर्स्ट साउंड किसका आ रहा है? ब का आ रहा है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? ए। नंबर 4, दे सा डैश ओल्ड मंकी इन द जू। ओल्ड, जब हम ओल्ड बोलते हैं तो क्या प्रोनाउंस करते हैं? सबसे पहले ओ। ओ क्या है? वोवल है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? एन का यूज़ किया। फिर 5 नंबर में, अली वॉन्ट्स टू हैव डैश आइसक्रीम। आइसक्रीम में फर्स्ट वर्ड आइसक्रीम का जो फर्स्ट लेटर है वो उसमें कौन सा साउंड आ रहा है? आई। आई का साउंड आ रहा है तो आई क्या है? वोवल है, इसलिए हमने उससे पहले क्या यूज़ किया? एन यूज़ किया है। तो देख लीजिए, ये सारी जो भी नाउन्स दी गई है, पहली बात तो वो सिंगुलर है और हमने उनकी साउंड के अकॉर्डिंग ए और एन को उनके पहले यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, द का यूज़ दिया हुआ है। द इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, एनिमल और पर्सन। द का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, एनिमल के बारे में या पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। तो देखिए, इट इज़ यूज्ड बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, यानी द जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन से पहले ही यूज़ होता है। ठीक है, और पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर एनिमल, पर्टिकुलर पर्सन से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। तो देखिए, नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, हम उन्हें चेक कर लेते हैं। द बुक ऑन दैट टेबल इज़ योर्स। देखिए, द बुक, हर किसी बुक की बात नहीं की जा रही, उस बुक की बात की जा रही है जो टेबल पर रखी हुई है और जो तुम्हारी है। ओके, तो उस बुक को डेफिनेट बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? उससे पहले द का यूज़ किया। द एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल। अब देखिए, एलिफेंट, सारे एलिफेंट जो है वो लार्ज एनिमल होते हैं, तो एक एनिमल या एक चीज़ जब सारी जाति, पूरी रेस के बारे में बात करती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? उससे पहले द का यूज़ करते हैं। ओके, द मैंगोज ऑन दिस ट्री आर नॉट राइप। अब देखिए, कौन से मैंगो की बात कर रहे हैं? जो इस ट्री पर लगे हुए हैं, पर्टिकुलर ट्री पर जो मैंगो लगे हुए हैं उसकी बात हो रही है, तो क्या है? मैंगोज। हमने उससे पहले क्या लगा दिया? द। नेक्स्ट, द मैन स्टैंडिंग देयर लिव्स नियर माई हाउस। अब कौन से मैन की बात की जा रही है? जो यहाँ खड़ा है, जो मेरे घर के पास रहता है, यानी वो पर्टिकुलर मैन की बात, हर किसी मैन की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर मैन की बात हो रही है, यानी कि उस मैन को हम पहले से जानते हैं। हाँ, और उसी मैन की बात करें जो हमारे पास में खड़ा है अभी। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? द का यूज़ किया। ओके,
तो जो चीज़ें पर्टिकुलर हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं, और द का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन से पहले किया जा सकता है। आई होप आपको ए एंड द का यूज़ जो है वो समझ आ रहा होगा, और फिर भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ लेना, और जब भी स्कूल ओपन होंगे तो मैं फिर से क्लियर करूँगी आपको ए एंड द का यूज़। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज बी जो दी गई है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड द। अब हमें एक्सरसाइज बी में जो है ए एंड द को फिल करना है। तो वंस देयर वाज अ मैना। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखना, आप जब कोई पैराग्राफ स्टोरी इस तरह से कुछ रीड कर रहे होते हैं या फिर पैराग्राफ स्टोरी कुछ दिया गया होता है, उसमें जिस भी नाउन का यूज़ फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम हम किसी नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो हम ए और एन का, ठीक है, ए और एन का यूज़ करते हैं, और वही नाउन अगर सेकेंड टाइम आती है उसी पैराग्राफ में या उसी स्टोरी में तो हम उसके बाद में द का यूज़ करते हैं उसके लिए। ओके, क्योंकि वो हमारे लिए ऑलरेडी नॉन हो जाती है और पर्टिकुलर हो जाती है, दैट्स वाई। फर्स्ट देखिए वंस देयर वाज डैश मैना। अब देखिए मैना का यूज जो है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैना, मैना को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या वर्ड आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है या वोवल आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, ए। वंस देयर वाज अ मैना, एक बार एक मैना थी, ठीक है। ये मैना पर्टिकुलर मैना नहीं है, हम इसे पहले से नहीं जानते, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। शी हैड हर नेस्ट इन, उसका जो एक घोंसला था, इन डैश होल, एक होल में, एक छेद में उसका घोंसला था। अब ये होल भी पर्टिकुलर नहीं है, दैट्स वाई हमने ए का यूज़ किया। इन द ट्रंक ऑफ अ नीम ट्री। अब देखिए ट्रंक जो पर्टिकुलर कैसे हो गया, क्योंकि ये उसी ट्रंक की बात कर रहे हैं जो नीम ट्री का ट्रंक है। ओके, नीम ट्री की बात कर रहे हैं, नीम ट्री कोई भी है लेकिन ट्रंक कौन सा है, नीम ट्री का। ओके, तो हमने द का यूज़ किया और नीम ट्री से पहले हमने ए का यूज़ किया। अब देखिए नेक्स्ट, नियर डैश ट्री। अब देखिए नीम ट्री को अब हम पहले से जानते हैं, नीम ट्री की बात हो गई थी, और किस ट्री की बात हो रही है दोबारा, नियर द ट्री। अब ट्री कौन सा है जो पहले यूज़ कर चुके हैं, हम पहले जान चुके हैं जिसके बारे में, इसलिए हमने अब उससे पहले क्या यूज़ किया, द का यूज़ किया। नियर द ट्री देयर वॉज एन ओल्ड टैप, ओल्ड टैप। अब देखिए एक ओल्ड टैप की बात हो रही है और पहली बार ही बात हो रही है इसकी, तो हम इसके वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो ओल्ड, ओल्ड में ओ का यूज़ हुआ है, ओ जो है वोवल साउंड है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया। एवरी डे डैश मैना ड्रिंक वाटर फ्रॉम डैश टैप। अब देखिए मैना, मैना का यूज़ हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। जब दोबारा मैना आया तो हमने क्या यूज़ किया, द। मैंने बताया था ना ऑलरेडी नॉन होना चाहिए हमारे लिए, तो हम द का यूज़ कर सकते हैं, और टैप भी ऑलरेडी नॉन है हमारे लिए, तो हमने दोबारा यूज़ किया द। वन डे, फिर से देख लीजिए, वन डे द ओल्ड टैप वेंट ड्राई, उसी टैप की बात हो रही है इसलिए हमने द का यूज़ किया। डैश स्पैरो सा। अब देखिए स्पैरो जो है फर्स्ट टाइम आया है पैराग्राफ में, और स्पैरो एस, स कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमने ए का यूज़ किया। ओके, स्पैरो सा द मैना क्राइंग, मैना फिर से आया इसलिए हमने द का यूज़ किया। शी टुक हर टू डैश गार्डन। अब गार्डन जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, गार्डन जो नाउन है वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुई है, और गार्डन का जो साउंड है वो ग, ग यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, हमने क्या यूज़ किया, उससे पहले ए का यूज़ किया। फिर देखिए दोबारा गार्डन आया, जब हमने क्या यूज़ किया, द। इन द गार्डन देयर वॉज अ बिग बॉल ऑफ वाटर। अब बिग, बिग में ब का साउंड आ रहा है और फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया, अ का यूज़ किया। आई होप आपको ए एंड द तीनों का यूज़ करना समझ आया होगा, और क्लियर इसको क्लास में किया जाएगा या फिर जब आपके ग्रामर में ये चैप्टर आएगा तब मैं आपको इसके रूल्स और ज़्यादा क्लियर कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए तीन चीज़ें आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ए और एन का यूज़ जो है वो सिंगुलर नाउन्स के लिए होता है, द का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। जब हम किसी पैराग्राफ में ए और एन द का यूज़ करना होता है, तो जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम, जब किसी नाउन के बारे में फर्स्ट टाइम बताया जाता है तो हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, और उसी नाउन के बारे में अगर सेकेंड टाइम बात कर रहे हैं तो हम द का यूज़ करेंगे। ओके, वोवल साउंड है तो हम एन का यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का यूज़ करेंगे। ओके,